शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, ये मन तो बना लिया, पर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे इसका कुछ सोचे। एज अ बिगिनर आपके मन में काफी शंकाएं होंगी कि कहाँ इन्वेस्ट करें। काफी स्टॉक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है, वो पहली नजर में प्यार जैसा, बिल्कुल वैसा ही। बट कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए एज अ बिगिनर जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत ही जरूरी है। मुझे वो पल बहुत अच्छे से याद है जब मैं पहली बार अपने पहले स्टॉक में इन्वेस्ट की थी। बहुत यादगार रहता है वो पल फॉर श्योर। आज मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखें अपना पहला स्टॉक लेते वक्त, जहां आप एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक परचेज कर सके। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गो गोइंग। टिप 1, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही जरूरी होता है चूज करने में कि कौन से स्टॉक में अपना पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ट्रैक कोई भी कंपनी की ऐसी रहती है जहां SEBI, RBI या स्टॉक एक्सचेंज से उनको नोटिसेस पहुंचते हैं या फाइन्स लगते हैं, कभी एक सडन टाइम फ्रेम के लिए ऑपरेशन बंद करने को कहा जाए, तो तब वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे न्यूज काफी आते हैं जहां कुछ स्पेसिफिक बैंक्स हेडलाइंस हमेशा बनाती है उस फ्रॉड में फंसने का या कोई बैन लगा है वैसे तरीके के, तो उन कंपनीज को जरूर अवॉइड करें। अगर सपोज आप मान भी लिए कि XYZ कंपनी के स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, अब उसका ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेट करने के लिए गूगल में जाके टाइप कीजिए XYZ स्कैम, XYZ फ्रॉड। अगर कोई न्यूज आए तो उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर कंपनी का एक स्कैम रहता है तो अगर और अच्छी रिसर्च होगी तो और भी फ्रॉड्स निकलेंगे और फ्यूचर में भी इनके फ्रॉड के चांसेस और भी ज्यादा रहेंगे। कभी आप नहीं सुनेंगे कि पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक या HDFC बैंक का कभी भी कोई भी फ्रॉड या स्कैम में नाम उलझते हुए नहीं सुनेंगे। तो ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहे जिनकी मार्केट में रेपुटेशन सही ना हो। टिप 2, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप पता कर लिए, अब आपको ये भी तो जानना है कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जब हम पहली बार स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तब ये डर बना रहता है कि हमारा पैसा लेके ये ओनर भाग तो नहीं जाएगा, कहीं कल को ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। ऐसे बहुत से कम जाने माने कंपनीज होते हैं जैसे आदित्य इंटरनेशनल लिमिटेड, एक्यूमेन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि डिलिस्टेड भी हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज से, जिनके ओनर मिसिंग हो जाते हैं और शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को बाद में लेटर मिलती है कि माफीनामा के तौर पर कि अब ये कंपनी नहीं चलाई जा रही है। पर सोचिए, क्या नारायण मूर्ति, रतन टाटा या फिर अजीम प्रेमजी आपका पैसा लेके भागेंगे? नहीं ना। तो ऐसे रिप्यूटेड ब्रांड्स में इन्वेस्ट करें ताकि उनके रिटर्न्स कंसिस्टेंट हो और फ्रॉड के खतरे भी कम हो। टिप 3, अगर आपको ऑप्शन दी जाए दो बिजनेस में पार्टनर बनने की, एक बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है और डेब्ट भी कम है, दूसरी बिजनेस जिसका डेब्ट ज्यादा है बट प्रॉफिट भी सही कमा लेता है, आप कौन सा चूज करेंगे? ऑब्वियसली द वन जिसका डेब्ट कम हो। बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, जहाँ भी डेब्ट कम हो वहाँ सुकून होता है, क्योंकि अगर आप उसे ज्यादा डेब्ट वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो कल को जाके अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो फिर आपको वो डेब्ट ना चुकाना पड़े। इसलिए कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी डेब्ट अमाउंट कम हो। अब एक इन्फॉर्मेशन कभी सोचा है, कोई भी कंपनी जो कि लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके पीछे लिमिटेड क्यों टैग्ड होता है? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, क्योंकि कल को जाके अगर ये कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को डेब्ट नहीं चुकाना होगा, वो सेफ रहेंगे। यहाँ ये थ्योरी अप्लाइड होती है कि कंपनी और इन्वेस्टर्स सेपरेट एंटिटी है, डूबेगी तो कंपनी डूबेगी, वहाँ कोई भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसलिए लिमिटेड रहता है कंपनी के नाम के पीछे। पर लिमिटेड नाम के पीछे रहे तो भी ज्यादा डेब्ट वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एसेट्स जो रहती है उनके पास, उनके बुक वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाएगी। अगर आपके शेयर का प्राइस 100 INR है, इसका मतलब है कंपनी के पास आपके एक शेयर के अगेंस्ट में 100 INR के एसेट्स है।
तो अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने डेब्ट क्लियर करने में ही लगाएगा तो आपके घर से शायद पैसा नहीं जाए, बट आपके शेयर की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। तो किसी भी तरीके से आपको फायदा नहीं होगा अगर आप हाई डेब्ट कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो। टिप 4, आपको ये चीज भी देखनी होगी, जिस कंपनी की स्टॉक लेने की सोच रहे हैं उसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। मतलब अगर सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट में भी इंक्रीज हो रही है या नहीं। कोई भी कंपनी अगर सेल्स बढ़ा रही है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ रही है, फिर वो अच्छा साइन नहीं है। बिना प्रॉफिट के कोई भी कंपनी सेल्स बढ़ा सकता है, पर जो बड़े कंपनीज होती है वो कभी सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। वो सेल्स भी बढ़ाता है, साइमल्टेनियसली प्रॉफिट भी बढ़ाती है। जैसे आइचर या पेज जैसी कंपनी अपनी सेल्स जैसे तेजी से बढ़ाती गई, उसी वे में प्रॉफिट भी बढ़ी। उन्होंने अपने प्रॉफिट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, तभी जाके वो शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर प्रॉफिट दे पाई। ऐसे भी कंपनीज होती है जिनकी सेल्स नहीं बढ़ रही बट प्रॉफिट बढ़ती है। तब ये साइन होता है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफी लिमिटेड है। अगर वो कंपनी 10 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो 10 से ही प्रॉफिट कमा पाएगी। ऐसे में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उस कंपनी की। अगर वो 11 यूनिट बनाए तो वो एक एक्स्ट्रा बेच पाएगा या नहीं। ये अनसर्टेनिटी स्टॉक प्राइस में सैचुरेशन लाएगा, क्योंकि कम प्राइस में वो कितने दिन यूनिट्स प्रोड्यूस करके प्रॉफिट कमा पाएगा। कहीं ना कहीं सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही। इसीलिए सेल्स और प्रॉफिट का साइमल्टेनियसली ग्रोथ बहुत जरूरी है। एज ए बिगिनर आप ये moneycontrol.com या स्क्रीनर से एनालाइज खुद ही कर पाएंगे। टिप 5, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई रहता है। अगर आप एक सामान 100 INR का सेल करते हैं, उसमें 20 INR की मार्जिन रहती है, तो दूर से तो काफी फिजिबल लगती है, बट हाई मार्जिन होना जरूरी नहीं है। बिजनेस की अच्छाई बुराई डिटरमाइन होती है। बिजनेस में पैसे कितने इन्वेस्ट हुए, उसको स्टार्ट करने में, रन करने में रेगुलरली कितना पैसा लगता है और कितना रिटर्न आया। क्योंकि मार्जिन सिर्फ सेल्स पे होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जो कॉस्ट आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते, हर मंथ आपको देना ही होगा, जैसे वर्कर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइसेंस कॉस्ट, एरिया टैक्स एटसेट्रा, जो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट डालते हैं तो जो प्रॉफिट मार्जिन डिटरमाइन होगी वो कितने का चीज आपने सेल किया, उसके पीछे वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल मतलब प्रोडक्शन यूनिट चलाने के खर्चे, लेबर कॉस्ट एटसेट्रा, तो उसके बाद कितना बचा होगा वो मार्जिन होगा। बट ये भी डिटरमाइन करना है आपका टोटल पैसा लगा कितना जमीन खरीदने में, प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लाइसेंस फीस एटसेट्रा, उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये रिटर्न ऑफ कैपिटल जहां हाई है वहां बिजनेसेस फिजिबल है और सेफ भी। टिप 6, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही अहम चीज होती है डिटरमाइन करने में कि आप कौन से कंपनी का स्टॉक लेंगे। आप शायद ऐसे कंपनी के शेयर चुन लिए जिन्होंने शायद 1-2 साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाया, पर आगे जाके क्या वो कंसिस्टेंसी रख पाएगी, वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें जिनके आप खुद कस्टमर हो, जिनके प्रोडक्ट्स यूज करके आपने खुद सेटिस्फैक्शन डिराइव किया हो। जैसे अगर आप कोलगेट का टूथपेस्ट यूज करते हो तो कोलगेट पामोलिव के शेयर्स खरीदे, या फिर अगर कैडबरी के चॉकलेट्स पसंद करते हो तो मॉन्डेलेस के शेयर्स खरीदे, या फिर टाटा की गाड़ी चलाते हो तो टाटा मोटर्स के शेयर्स पे इन्वेस्ट करें। पहली बार इन्वेस्टमेंट होती तब है जब आपको मार्केट की ज्यादा समझ ना हो, बट अगर आप यही सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आगे जाके आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी रहेगी वो बेहतर और आसान रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो से मिली जानकारियों से काफी हेल्प होगी। तब तक रिसर्च करते रहिए अच्छा स्टॉक पिक करके, एंड गेट सेट गो इन द इन्वेस्टिंग जर्नी।